अनाथ की जादुई क्रिसमस ट्री। अरे, मैंने अपने हिस्से का काम तो पूरा कर लिया है, लेकिन तुमने अभी तक अपने हिस्से का काम नहीं किया है। चलो, जल्दी से गार्डन में जाकर सभी फूल और गमलों को पानी दे दो, और सबसे बड़े वाले पेड़ को पानी देना मत भूलना। ठीक है दीदी, मैं अभी गार्डन में जाकर सभी फूल गमले और हमारे पेड़ को भी पानी दे देता हूँ। राजू गार्डन में जाता है, जिसके बाद वो गार्डन में जाकर सभी फूल गमले और अपने सबसे बड़े वृक्ष को पानी दे देता है। जिसके बाद वो पानी देते हुए पेड़ से कहता है, प्रणाम माता पिताजी, मुझे आज आप दोनों की बहुत ज्यादा याद आ रही है। काश अब दोनों हमारे साथ होते। राजू को पेड़ से ऐसा कहते हुए देख करिश्मा सुन लेती है और उसके पास आकर कहती है, अरे राजू, तुम चिंता क्यों करते हो? माता पिता हमारे साथ नहीं है तो क्या हुआ? इस पेड़ से हमारे माता पिता की कई सारी यादें जुड़ी हुई है। हमारे लिए तो हमारे माता पिता ये पेड़ ही है। करिश्मा और राजू दोनों पेड़ को गले से लगा लेते हैं, जिसके बाद वो अपना बस्ता उठाकर स्कूल में चले जाते हैं। स्कूल में जाने के बाद उनके कक्षा के सभी बच्चे क्रिसमस की तैयारी कर रहे होते हैं। अरे, तुम सभी को मैंने अपने घर पर इनवाइट किया है। मैंने अपने घर पर क्रिसमस डे की पार्टी रखी है, तुम सब जरूर आना। अरे वाह, क्या बात है! क्या सच में तुमने अपने घर पर क्रिसमस की पार्टी रखी है? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। क्रिसमस पार्टी? फिर तो मैं सेंटा क्लॉज बनकर आऊंगा। अरे नहीं नहीं, तुम लोगों को सेंटा क्लॉज बनने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे माता पिता सेंटा क्लॉज बनेंगे और तुम सभी को गिफ्ट भी देंगे। ये सुनने के बाद करिश्मा और राजू राधा के पास आते हैं और उससे कहते हैं, आखिर ये सेंटा क्लॉज होता क्या है और क्रिसमस डे क्यों मनाते हैं? दरअसल सेंटा क्लॉज बच्चों को क्रिसमस डे वाले दिन कई सारे तोहफे देकर जाते हैं और सभी की इच्छाओं को भी पूरी करते हैं। लेकिन तुम जैसे गरीबों के पास सेंटा क्लॉज कभी नहीं आते। ऐसा कहकर राधा हंसने लगती है, जिसके बाद उसके साथ साथ कक्षा के बाकी सभी बच्चे भी हंसने लगते हैं। अगर सेंटा क्लॉज होते हैं तो वो अमीर और गरीब में फर्क क्यों करते हैं? क्योंकि सेंटा क्लॉज केवल उन्हीं के घर आते हैं जिनके घर अच्छे से सजे होते हैं। उनके आने से पहले पूरे घर की डेकोरेशन करते हैं और क्रिसमस ट्री को बहुत अच्छे से सजाते हैं। राजू और करिश्मा ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, जिसके बाद राजू अपनी बहन करिश्मा से कहता है, आज अगर हमारे माता पिता होते, हमारे लिए क्रिसमस ट्री की तैयारी करते और हमारे लिए कई सारे तोहफे भी लेकर आते। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। लेकिन तुम चिंता मत करो मेरे भाई, मेरे पास कुछ पैसे हैं। उसमें से हम अपने घर के पेड़ को अच्छे से सजाएंगे, जिसके बाद सेंटा क्लॉज हमारे घर पर भी आएंगे। स्कूल की छुट्टी के बाद करिश्मा और राजू क्रिसमस ट्री को और वहां से कई सारा सामान लेकर घर पहुंच जाते हैं। वो दोनों भाई बहन मिलकर अपने घर के पेड़ को सजाने लगते हैं, जिस पेड़ से उन्हें अपने माता पिता की हमेशा याद आया करती थी। अरे वाह, देखो तो सही, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। ये पेड़ कितना सुंदर लग रहा है। हमने इसको बहुत अच्छे से सजा दिया। अगर आज माँ और पिताजी ये सब देखते तो वो बहुत ज्यादा खुश होते। तभी राजू को बहुत जोर से भूख लगने लगती है और वो अपनी बहन से कहता है, दीदी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, भूख तो मुझे भी लगी है। करिश्मा जैसे ही रसोई में जाती है तो रसोई में खाने का कोई सामान नहीं होता, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। अरे ये क्या, मेरे पास जितने पैसे थे उन सभी पैसों से तो मैंने क्रिसमस ट्री सजा दिया। अब मेरे पास पैसे भी नहीं है और घर में खाना भी नहीं है। अब हम लोग क्या करें? अब हम लोगों के पास भूखे सोने के अलावा और कोई चारा नहीं है। करिश्मा और राजू दोनों पानी पीकर सोने के लिए चले जाते हैं, जिसके बाद राजू करिश्मा से कहता है, दीदी, अगर सेंटा क्लॉज आएंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या चाहिए? क्यों ना हम सेंटा क्लॉज के लिए एक चिट्ठी लिखे। आपको जो चाहिए आप वो लिखकर अपने तकिए के नीचे रख लीजिएगा और मुझे जो चाहिए मैं उसे लिखकर अपने तकिए के नीचे रख लूंगा। जब सेंटा क्लॉज आएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि हमें क्या चाहिए। करिश्मा राजू की बात मान लेती है, जिसके बाद वो दोनों अपनी चिट्ठियों को लिखकर अपने तकिए के नीचे रख लेते और सो जाते हैं। रात का समय होता है, चारों तरफ शांति ही शांति होती है। तभी एक घंटी की आवाज सुनाई देने लगती है।
तभी एक सेंटा की बग्गी जिसमें सेंटा बैठा होता है, उसके पास ढेरों सारे गिफ्ट होते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस बग्गी को उड़ाने वाले घोड़े चले आ रहे होते हैं। उसकी बग्गी सीधे करिश्मा और राजू के घर पर आकर रुकती है और वो उन दोनों के पास जाता है। अच्छा मौका है, दोनों बच्चे सो रहे हैं, अब इनके गिफ्ट रखकर यहाँ से चला जाता हूँ। ऐसा कहकर वो गिफ्ट रखने वाला ही होता है, लेकिन तभी उनकी नजर दोनों बच्चों के पास रखी हुई चिट्ठी के ऊपर पड़ती है। लगता है इन बच्चों ने मेरे लिए कुछ लिखा है, जरा देखूं तो सही, आखिर इन चिट्ठियों में लिखा क्या है। सेंटा क्लॉज चिट्ठी उठाता है और उसे पढ़ने लगता है। सेंटा क्लॉज, भगवान ने हमसे हमारे माता पिता छीन लिए। अब हम इस दुनिया में अकेले रह गए हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप हमारी एक इच्छा पूरी कर दो और हमें हमारे माता पिता के पास पहुंचा दो। आपके लिए हमने अपना पेड़ सजाया है, जो हमारे माता पिता की हमारे पास आखिरी निशानी है। सेंटा जैसे ही उस चिट्ठी को पढ़ता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उन दोनों बच्चों को जगाता है और उनसे मिलता है, जिसके बाद वो उन दोनों का हाथ पकड़कर उन दोनों को क्रिसमस ट्री के पास ले आता है। आज से तुम्हारा ये पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं, बल्कि जादुई पेड़ होगा, जैसे हर क्रिसमस ट्री होता है। इसके ऊपर हमेशा नए नए तोहफे लगे होंगे और कई सारे गिफ्ट्स भी तुम्हें मिलेंगे। तुम दोनों इससे जो मांगोगे वो तुम दोनों को मिल जाएगा। ऐसा कहकर सेंटा क्लॉज अपनी बग्गी में बैठता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद पेड़ के ऊपर अपने आप कई सारे गिफ्ट लग जाते हैं। ये सब दोनों अपने लिए क्रिसमस ट्री से गिफ्ट तोड़ लेते हैं। अरे वाह दीदी, देखो कितने खूबसूरत और कितने प्यारे प्यारे गिफ्ट लगे हैं हमारे इस ट्री के ऊपर। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आज हम दोनों सेंटा क्लॉज से मिले हैं। कल हम ये बात अपने स्कूल में सभी बच्चों को बताएंगे। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो दोनों अपने स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल में वो क्रिसमस और सेंटा क्लॉज के बारे में सभी दोस्तों को बताते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। अगर सच में तुम्हारे पास जादुई क्रिसमस ट्री है तो चलो हमें दिखाओ। राजू और करिश्मा दोनों स्कूल के बच्चों को अपने साथ अपने घर ले आते हैं और उन्हें जादुई क्रिसमस ट्री दिखाते हैं, जिसके बाद सभी बच्चे हैरान रह जाते हैं। उस दिन के बाद से करिश्मा जादुई पेड़ की मदद से एक गिफ्ट सेंटर की शॉप खोलती है, जिसमें वो जादुई तोहफे रखती है। देखते ही देखते दोनों भाई बहन अब खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। सभी लोग अब उनसे अच्छे से व्यवहार करने लगते हैं। 3 जादुई जलपरी बहनें। एक छोटे से गांव में कई सारे मछुआरे होते हैं। वह मछुआरे मछलियां पकड़कर उन्हें बेचा करते थे ताकि वह अपने रोजमर्रा का खर्चा निकाल सके। एक दिन एक भोलू नाम का मछुआरा समुद्र के बीचों बीच कई सारे मछुआरों के साथ मछलियां पकड़ रहा होता है। हे भगवान, कितने दिन हो गए कोई मछली हाथ ही नहीं आती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं हमारे घर नैया कैसे पार हो पाएगी। तभी उसके जाल में कुछ फंस जाता है। अरे बाप रे बाप, कुछ भारी भरकम लगता है। कोई बहुत बड़ी मछलियां हाथ आई हैं। भोलू उसे पूरी ताकत लगाकर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वह जाल को खींच नहीं पाता। ए भगवान, आखिर ऐसा क्या है जो मैं खींच भी नहीं पा रहा हूँ? मुझे तो समझ ही नहीं आता। भोलू आखिरी दम तक अपनी कोशिश करता है। तभी वहाँ बाकी के मछुआरे भोलू को देखकर कहते हैं, अरे क्या बात है भोलू भाई साहब, माँ का दूध नहीं पिए हो क्या बचपन में? अरे थोड़ी सी ताकत लगाओ। लगता है ये काम आपसे नहीं होगा। चलो भाइयों, जरा भोलू भैया की मदद करवाई दो। सभी मछुआरे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और समुद्र से मछली को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे ही जाल बाहर निकलता है, उस जाल में 3 जलपरी होती हैं। अरे बाप रे बाप, ये क्या? मेरे जाल में तो 3 जलपरियां आ गई। उरी दादा, ये तो चमत्कार हो गया। लो भैया, कर लो बात। अब मछुआरे के जाल में मछलियां नहीं, जलपरियां फंसने लगी हैं। तभी उनमें से लिली जलपरी कहती है, देखो हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हम गलती से तुम्हारे इस जाल में फंस गए। देखो हम तीनों बहनें, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हैं, हमें जाने दो। अगर तुम हमें छोड़ दोगे तो हम उसके बदले तुम्हें खूब सारा पैसा, सोना और हीरे देंगे। उन तीनों जलपरियों की बातें सुनने के बाद मदन, मुकेश और भोलू उन तीनों से कहते हैं, अरे नहीं नहीं, हमें कोई सोना पैसा हीरे नहीं चाहिए। हमारी वजह से तुम्हें परेशानी हुई, उसके लिए माफी मांगते हैं। आप यहाँ से जा सकती हो।
मदन और मुकेश तीनों जलपरियों को जाल से निकाल देता है, जिसके बाद उनकी अच्छाई देखकर जलपरियां उनसे कहती हैं, तुम लोग तो बहुत साफ दिल के हो। हमारी मदद करने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। अब आपने हमारी मदद की है तो हम तीनों बहनें आपकी मदद करना चाहती हैं। हम तीनों बहनों ने आप तीनों की बातें सुनी थी। आप लोग बहुत गरीब हो। हम तीनों जलपरियां जादुई जलपरियां हैं। मिनी के ऐसा कहने के बाद लिली के मुंह से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं और जूली के मुंह से कई सारे नोट निकलने लगते हैं। वहीं मिनी के मुंह से हीरे निकलने लगते हैं, जिससे उनकी नाव में सोना, पैसा और हीरे भर जाते हैं। हमारी मदद करने के लिए ये छोटी सी भेंट हमारी तरफ से आपके लिए। आप सभी ने हमारा दिल जीत लिया है। कभी हमारी मदद की आवश्यकता हो तो आप बेझिझक यहाँ पर आकर हमें याद कर लीजिएगा। मेरा नाम मिनी है और ये मेरी बहन जूली और ये है लिली। हम तीनों इसी समुद्र में रहती हैं। जब हमारी जरूरत हो तो हमें याद कर लेना। ऐसा कहकर वह तीनों जलपरियां वहाँ से चली जाती हैं, जिसके बाद वह तीनों मछुआरे आपस में बात करने लगते हैं। अरे भाई लोगों, मेरी बात मानो। इन बेचारी जलपरियों के बारे में गांव में किसी को मत बताना। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कहते हो। अगर किसी को इन जलपरियों के बारे में पता चला तो वो इन जलपरियों का फायदा उठाएंगे। मदन का ध्यान पैसा, सोने और हीरे पर होता है, जिसे देखकर वह कहता है, अरे जलपरी तो पहले ही जा चुकी है। ये सब छोड़ो और जो माल मिला है उसे आपस में बांट लो। जितना भी सोना, पैसा और हीरे उन्हें मिले होते हैं वह तीनों आपस में उन्हें बांट लेते हैं। वह तीनों ही बहुत ज्यादा गरीब थे और तीनों ही अपने घर आकर अपनी पत्नियों को जलपरियों के बारे में बताते हैं। मैंने अपने जीवन में पहले कभी भी जलपरी नहीं देखी थी, केवल किस्से कहानियों में सुनी थी। आज तो मैंने साक्षात जलपरियां देख ली, और वो भी 3-3। अजीब भला हो उन जलपरियों का, जिनकी वजह से आज हमारे घर का चूल्हा जला है। आज उन्होंने तुम्हारी मदद न की होती तो हमारे घर का चूल्हा ही ना जलता। ऐसे ही जलपरी के दिए हुए सोने, पैसे और हीरों से उन तीनों के कुछ दिन तो आराम से कट जाते हैं। एक दिन उन तीनों के घर में राशन खत्म हो जाता है और वह तीनों मिलकर नाव में बैठते हैं और समुद्र के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। जादुई जलपरी, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। उन तीनों के याद करने से जलपरी वहाँ पर आ जाती है और उनसे कहती है, तुम तीनों का यहाँ एक साथ होना, यानी कि तुम तीनों को हमारी जरूरत है। बताओ तुम्हें हमारी क्या जरूरत है? दरअसल हमारा मछली बेचने का काम चल ही नहीं पा रहा है। गांव के अमीर लोग शहर से मछली खरीदने लगे हैं और जो गरीब हैं उनसे मछली खरीदी नहीं जाती। आप हमारी मदद करो। हमारा परिवार भूखा है और हमारे कुछ साथी भी हैं जिनकी हम मदद करना चाहते हैं। आप तीनों ही बहुत अच्छे हो, इसलिए हम तीनों आपकी मदद जरूर करेंगी। मिनी के ऐसा कहने के बाद मिनी के मुंह से हीरे निकलने लगते हैं, जूली के मुंह से पैसे निकलने लगते हैं और लिली के मुंह से सोना निकलने लगता है। देखते ही देखते उनकी नाव के अंदर कई सारा सोना, पैसा और हीरे दिखाई पड़ते हैं। एक बार फिर से हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वह तीनों जलपरियां वहां से चली जाती हैं, जिसके बाद भोलू, मुकेश और मदन तीनों सोना, पैसा, हीरे लेकर वापस अपने गांव लौट आते हैं। जिसके बाद वह तीनों मिलकर अपनी परेशानी के साथ साथ गांव के गरीब लोगों की भी मदद करते हैं, जिसके चलते गांव के गरीब लोग उन तीनों को बहुत सारी दुआएं देते हैं। ऐसे ही अब उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है। लेकिन एक दिन मदन अपने मन ही मन सोचने लगता है, मेरी आर्थिक स्थिति तो ठीक हो गई, लेकिन मैं अमीर बनना चाहता हूँ ताकि मुझे अपने भविष्य काल में कभी भी पैसों के चलते परेशानी न उठानी पड़े। क्यों ना मैं उन जलपरियों से झूठ बोलकर उनसे बहुत सारा पैसा, सोना, हीरा ये ले आऊं। ऐसा सोचकर इस बार मदन अकेले ही नाव में बैठकर समुद्र के बीचों बीच पहुंच जाता है। जिसके बाद वह उन 3 जलपरियों को बुलाता है। जादुई जलपरियों, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। मदन के याद करने पर जादुई जलपरियां वहां पर आ जाती हैं। अरे आज तुम अकेले यहाँ पर आए हो, बाकी के तुम्हारे दोनों साथी कहाँ हैं? दरअसल वो दोनों आ न सके, मैं अकेला ही आ गया। परेशानी ये है कि हमारे गांव में भूखमरी हो गई है और गांव बहुत ही बुरी दशा में है। मैं तुम तीनों जादुई जलपरियों से मदद मांगने आया हूँ। क्या सच में ऐसा है? अगर ऐसा है तो हम तीनों आपकी मदद जरूर करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो बहनों, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। देखते ही देखते लिली के मुंह से खूब सारे सोने के सिक्के और जूली के मुंह से पैसे और लिली के मुंह से खूब सारे हीरे निकलने लगते हैं, जिससे पूरी नाव सोना, पैसा और हीरे से भर जाती है। इतना सारा सोना, पैसा, हीरे देखते ही मदन अपने मन ही मन सोचता है,
क्या बात है, अब तो मुझे जिंदगी भर कभी भी कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारा सोना पैसा हीरे लेकर मैं सीधा शहर रहने के लिए निकल जाऊंगा। अपना जादू दिखाने के बाद जलपरियां वहां से चली जाती हैं, जिसके बाद मदन नाव चलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ज्यादा वजन होने की वजह से नाव में पानी भरने लगता है। अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप, ये सब क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? अगर ऐसा हुआ तो मैं तो इस समंदर की गहराई में डूबकर मर जाऊंगा। अरे मेरा लालच आज मुझे डुबो देगा। देखते ही देखते पूरे नाव में पानी भर जाता है और कुछ ही समय में वो सारा पैसा, सोना, हीरे समुद्र के अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद मदन भी समुद्र के पानी में डूब जाता है। उस दिन मदन के साथ क्या हुआ उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता। दोस्तों, कहा जाता है कि लालच बुरी बला है। लालच कभी किसी का सगा नहीं होता, इसलिए लालच करने से पहले एक बार जरूर सोचें।